Welcome to CF classes guys and we are today starting with contract costing। तो आज का अपना टॉपिक है सीए इंटर का कॉस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको टर्म समझने हैं। एक छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स हैं, एक बार आप वो टर्म समझ गए उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट हम टर्म से ही करेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक के अंदर जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस नाम में कॉस्टिंग वर्ड लगा हुआ है। तो कॉस्टिंग का मतलब हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की या फिर कोई प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कहीं ये लॉ वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है हमने जो देखा था अग्रीमेंट फोर्सिएबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ये बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्लीज मिस्टेकन ना हो जाइए। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इसमें ऑल्दो इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ये वर्ड जो है कंस्ट्रक्शन, ये इसके अंदर है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉस्ट हम निकालने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉस्ट। अच्छा, कैसा कंस्ट्रक्शन? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, या बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जैसे हमने देखा टाइटैनिक डूब गई और डूबते डूबते एक साइड से डूबी, दूसरे साइड से उठी हुई थी वो, है ना। तो इतनी बड़ी जहाज़ थी, उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप सोचिए। तो ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उनकी बात हो रही है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ठीक है, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूं मैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका जिनका कंप्लीशन पीरियड मोर देन 1 ईयर है, जिनको बनाने में 1 साल से ज़्यादा लगता है, 2 साल 3 साल ऐसे साल लग जाते हैं, वो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसकी कॉस्ट हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग completion period or construction period of more than 1 year, more than 12 months। okay, so more than 1 year। तो आप इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी समझिए कि ये चैप्टर किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन में बिजी हैं, बिल्डिंग, मॉल्स, हाईवेज, ब्रिजेस एक्सेट्रास एक्सेट्रास, और वो बड़ा कंस्ट्रक्शन है जिसे कंप्लीट करने में शायद आपको 1 साल से ज़्यादा पीरियड लग जाए, तो प्लीज़ आपके लिए ये चैप्टर जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है या कोई काम हम कर रहे हैं और वो 1 साल से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो क्या सर? तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? ठीक है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है या हमारा जो कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ का हम कर रहे हैं वो 1 साल के पहले पहले बन गया, तो 1 महीने में बन गया, तो 2 दिन में बन गया, तो क्या होगा? ठीक है, मान लो हम किसी के लिए कुछ सोफ़ा बना रहे हैं या बेड बना रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं सब। ओके, या कोई छोटा सा घर बनाना वो मुझे, ये सब कहाँ जाएगा? ये सब के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हैविंग completion period or you can say the construction period less than 1 month, they are going to be covered in job costing। तो आपका मॉड्यूल में ये जो चैप्टर है ना, ये जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करके है। तो जो 1 साल से छोटे कॉन्ट्रैक्ट हुए वो जॉब कॉस्टिंग में जाएंगे, और जो 1 साल से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, 1 साल से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको स्पेसिफाई भी कर दूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग completion period of less than 1 year
आर कवर्ड अंडर, टॉपिक का नाम है जॉब कॉस्टिंग, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ में ही है, एंड दिस इज लाइक कॉस्ट शीट। ओके, तो फिलहाल हम जॉब कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस तरह की कंपनीज को एप्लीकेबल होने वाला है, जो कंपनीज बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बिजी है। ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया आपके मॉडल में कि बड़े कंस्ट्रक्शन, लार्ज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजी हैं। ओके, और लार्ज से मेरा मतलब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा पीरियड लेंगे उन्हें हम लार्ज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बोलने वाले हैं, और उनके लिए ये जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग विल बिकम एप्लीकेबल। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू में आपको टर्म्स और पार्टीज जो होती हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो आपको एक बार बताऊंगा। ठीक है, चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल। तो आज कोई ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो कंट्री में शायद चल रहा हो। ठीक है, तो मान लीजिए अब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ओके, तो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं राम मंदिर का। ओके, तो राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में। अच्छा, ये बनवा कौन रहा है, तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए गवर्नमेंट बनवा रही है। कौन बनवा रही है, यूपी की गवर्नमेंट। अब इसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, हमें एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है कि कौन सा ट्रस्ट है जो इसे बना रहा है, बट फिलहाल हम ये बात करते हैं कि इसे मान लो कौन बना रहा है, यूपी की गवर्नमेंट बना रही है अयोध्या में। ओके, अच्छा, यूपी की गवर्नमेंट जो है वो बनवा रही है, उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने के लिए कि आपको राम मंदिर जो है विदिन 3 ईयर्स बना के देना है, विदिन 3 ईयर्स। ओके, सो दिस इज गोइंग टू टेक 3 ईयर्स, दिस इज गोइंग टू टेक 3 ईयर्स। तो मुझे ज़रा बोलो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कैटेगरी में आएगा? क्या इस कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे जो अपना कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए इसे बना कौन रहा है, तो इसे बनाने का काम फॉर एग्जाम्पल दिया गया है नन अदर दैन, ओके, ओनर ऑफ पतंजलि, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि जो है वो राम मंदिर बनाएगी। ओके, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि विल मेक राम मंदिर। सो पतंजलि इज गोइंग टू मेक राम मंदिर। अच्छा, मुझे आप लोग बताइए, क्या पतंजलि अपने लिए बना रही है राम मंदिर? क्या खुद से बना रही है या किसी ने उसे बोला है? क्या किसी ने पतंजलि को बोला है कि प्लीज़ आप राम मंदिर बना के दे दीजिए 3 साल में? यस, किसी ने उन्हें बोला है, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप जो है वो राम मंदिर बना के दीजिए पूरे एक एज पर दी आर्किटेक्चर। तो ये काम जो है, मान लो ये काम जो है पतंजलि को किसने दिया सर? यूपी गवर्नमेंट ने दिया है। ओके, और पतंजलि इज गोइंग टू मेक राम मंदिर फॉर यूपी गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ यूपी गवर्नमेंट। खुद के लिए नहीं बनवा रही है वो, पतंजलि प्रेजेंट्स राम मंदिर नहीं होगा, दैट विल बी राम मंदिर मेड बाय यूपी गवर्नमेंट, या फिर मान लो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है या कोई ट्रस्ट है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान रहे अभी फिलहाल। ओके, अब जहाँ तक हम जानते हैं दैट पतंजलि इज़ नॉट एन एनपीओ। ओके, थोड़े टाइम में शायद वो लिस्टेड कंपनीज भी बन जाए, उनके शेयर्स भी आ जाएं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह कमा रहे हैं। तो पतंजलि ने बोला देखो ठीक है, हम राम मंदिर बना देंगे, 3 साल के अंदर बनाएंगे और एज पर दी आर्किटेक्चर बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन हमको उसके लिए पेमेंट चाहिए। हम एनपीओ नहीं है, हम पैसा लेके ही राम मंदिर बनाएंगे, हमको पैसा चाहिए। ओके, तो मान लो गवर्नमेंट्स के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पतंजलि एंड यूपी गवर्नमेंट इज फॉर 5000 करोड़। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये? 5000 करोड़ में मंदिर बनने वाला है। ओके, कौन बनवा रहा है? यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट विल पे 5000 करोड़ टू दी
कंपनी कॉल्ड पतंजलि, ओके, तो जिसके प्रोडक्ट्स हम सब कभी ना कभी यूज़ कर चुके हैं, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये जो राम मंदिर बन रहा है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। राम मंदिर इज़ अ लार्ज कंस्ट्रक्शन, राम मंदिर इज़ अ लार्ज कंस्ट्रक्शन, ओके। तो ये जो है ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। और कैसा कंस्ट्रक्शन हो गया सर? बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, लार्ज कंस्ट्रक्शन, ओके। कौन कर रहा है ये? पतंजलि। सो राम मंदिर इज अ लार्ज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, carried on, performed by Patanjali on behalf of UP government for कितना पैसा? For 5,000 crores. So Ram Mandir is a large construction contract carried on by Patanjali on behalf of UP government for rupees 5,000 crores. तो ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि राम मंदिर बनाना है पतंजलि को यूपी गवर्नमेंट के लिए 5,000 करोड़ में, ओके। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्म्स ले लूँ, ठीक है, टर्म्स, तो किसे क्या बोलना है? पतंजलि जो कि राम मंदिर बना रही है उसे हम बोलेंगे ये है कॉन्ट्रैक्टर। कौन है ये? कॉन्ट्रैक्टर। यूपी गवर्नमेंट जिसके बिहाफ पे ये काम किया जा रहा है, जिसने बोला है पतंजलि को ये काम करने के लिए, वो है कॉन्ट्रैक्टी। वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर, और जिसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो है कॉन्ट्रैक्टी, ओके। व्हाट इज दिस 5,000 crores? ये प्राइस है, ये कंसिडरेशन है विच विल बी पेड बाय यूपी गवर्नमेंट टू पतंजलि। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओके। पूरे 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे रख देता हूँ, तो पतंजलि इज कॉन्ट्रैक्टर, यूपी गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रैक्टी, एंड दिस 5,000 crores इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओके, एंड राम मंदिर इज अ लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ओके। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक मीनिंग दे देता हूँ यहाँ पे। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट a contract is a large construction job undertaken by, बताओ, undertaken by Patanjali ना, so Patanjali is contractor, so this is undertaken by contractor on behalf of contractee, that is यूपी गवर्नमेंट, फॉर, फ्री में नहीं, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओके। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ लार्ज कंस्ट्रक्शन जॉब अंडरटेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बिल्कुल फ्री में किया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे जरूर पतंजलि जो है वो यूपी गवर्नमेंट को चार्ज करेगी, ओके। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट, ये है कॉन्ट्रैक्ट, ना कि अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट, बट इनके बीच में भी कहीं ना कहीं एक अग्रीमेंट तो हुआ है, ठीक है, एंड दैट इज फोर्सिएबल बाय लॉ। तो कहीं ना कहीं आप लॉ के टर्म्स में भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, सीपीटी में पढ़ के आए हो, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो, ओके। बट लॉ के बारे में कुछ मत सोचना, सेक्शन याद नहीं करना है, हम यहाँ पे कॉस्टिंग कर रहे हैं, ओके। तो प्लीज़ वापस आ जाओ वहाँ से। चलो, ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पतंजलि को इनकम मिल रही है, कंट्री के लिए भी अच्छी बात है, तो यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर आपको, आप सीधा सीधा खर्चे रिकॉर्ड करिए। प्रॉब्लम क्या है सुनिए, ये जो 5,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है ना, ये वाले 5,000 करोड़, ये यूपी गवर्नमेंट जो है वो पतंजलि को कब देगी? यूपी गवर्नमेंट पतंजलि को ये 5,000 करोड़ रुपए कब देगी? ये एक इशू है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चलने वाला है। तो क्या ये पूरे के पूरे 5,000 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट पतंजलि को
आज के आज कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते वक्त ही एडवांस दे देगी या पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद देगी? ये एक इशू है कि सारा पैसा आज के आज दिया जाएगा या 3 साल बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब दिया जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। मान लो अगर सारा पैसा 3 साल बाद मिलता है तो हम अकाउंटिंग कब करेंगे? क्या फर्स्ट ईयर के एंड में कोई अकाउंटिंग होगी? क्या सेकेंड ईयर के एंड में कोई अकाउंटिंग होगी? क्या थर्ड ईयर के एंड में कोई अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी? ये भी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। 3 साल अकाउंटिंग करनी है, तीनों साल अगर इनकम मिल नहीं रही है, कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या दिखाएं फिर? पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना देगी यूपी गवर्नमेंट? मान लो यूपी गवर्नमेंट जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रही है इंस्टॉलमेंट्स में, तो इंस्टॉलमेंट क्या होगी? ये बहुत सारे डाउट्स हैं जो इस चैप्टर को यहाँ पे बनाते हैं, इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक टाइमलाइन बना के ज़रा हम इसे समझते हैं। आइए, चलिए, ये है आज का दिन, अप्रैल 2020। ओके, अप्रैल 2020 में मंदिर बनना शुरू हुआ। ओके, अप्रैल 2020। नहीं तो आप बोलोगे तो मैं अभी का डेट ले लेता हूँ। कौन सा महीना? अगस्त। ओके, और ये ख़त्म कब होगा? पतंजलि ने कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है वो बोला गया है कि 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इनकी बातों पे ट्रस्ट करता हूँ। मैंने मान लिया कि ये लोग तब तक काम कर देंगे। कब तक? 31 मार्च 2023। ओके, तो ये एक अच्छा खासा पीरियड होता है। अच्छा, अब इसके बीच में काफ़ी सारे ईयर एंड्स आएंगे। 2020 के बाद 2-3 ईयर एंड्स आ जाएंगे और वहाँ पे आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तब आप क्या करोगे, वही हमको इस चैप्टर में सीखना है। तो पहला ईयर एंड आएगा यहाँ पर 31 मार्च 2021। ठीक है, अज्यूम करिए यार तब तक जो कोरोना वायरस का ये चक्कर है वो ख़त्म हो जाए। पहला साल यहाँ ख़त्म होगा, दूसरा साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 और तीसरा साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2023। ओके, सुनिए, एक बार यहाँ पे अकाउंटिंग होगी, अकाउंट बनाया जाएगा। एक बार यहाँ पे अकाउंटिंग होगी, अकाउंट्स क्लोज किया जाएगा। एक बार यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे। ओके, 3 बार अपने को अकाउंट्स क्लोज करने हैं इन बिटवीन द ईयर, इन बिटवीन दिस 3 ईयर का पीरियड। अच्छा, अब ये अकाउंट्स कौन क्लोज कर रहा है? सर हम किसकी बुक में अकाउंटिंग करने वाले हैं? आप सोचिए ज़रा, एक बार मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट अगर पतंजलि ने ले लिया, उसके बाद जो है मटेरियल का, लेबर का, वो सब खर्चा कौन करने वाला है? पतंजलि इज गोइंग टू डू, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सारे खर्चे करने वाला है। तो हम जो अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं, जो बुक्स मेंटेन करने वाले हैं, खर्चा जो कुछ निकालने वाले हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की बुक में निकालने वाले हैं, पतंजलि की बुक में निकालने वाले हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, ये ज़्यादातर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? पतंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कैसे अकाउंटिंग करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ये कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये कैसे निकालते हैं कि इनको राम मंदिर बना के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बिकॉज ऐसा समझो ये बिजनेस फर्म है, एक प्योरली बिजनेस फर्म है, तो इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कब पता चलेगा? ये तो तब पता चलेगा जब मंदिर बन के ख़त्म हो जाए और उस टाइम तक जितना भी रेवेन्यू हुआ माइनस ऑल द एक्सपेंसेस विल कम टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट तो हमको कब पता चलेगा? वो तो हमको पता चलेगा सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, जब सारे पैसे मिल जाएंगे, सब खर्चा हो जाएगा एक्चुअल में, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। तो आपका जो यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। तो क्या हम अकाउंटिंग भी सिर्फ यही करें? क्या हम अकाउंटिंग भी सिर्फ 31 मार्च 2023 को ही करें? बीच में 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 क्या यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना होगा आपको, हर साल अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। 31 मार्च 2021 एज वेल एज 31 मार्च 2022। ओके, तो अब यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ भी अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम कैसे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स का रिकॉर्डिंग करेंगे, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे अकाउंट बनाएंगे, ये हमें देखना है। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज व्हाट दिस चैप्टर आस्क्स यू टू डू। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, इनकम्प्लीट का मतलब क्या? इनकम्प्लीट का मतलब ये अभी भी WIP में है, यहां भी ये इनकम्प्लीट है, मतलब यहां भी WIP में है। तो कैसे हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, वो हमें जानना है। ओके, और पतंजलि का पूरा एक जो मोटिव है ये अकाउंटिंग करने का, वो ये है कि वो प्रॉफिट निकालना चाहती है, या लॉस जो हुआ, मान लो अगर लॉस हुआ तो लॉस निकालना चाहती है कि उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आपको साल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पता चलेगा। तो क्या हम अकाउंटिंग भी वहीं करें, सारा पैसा सारा प्रॉफिट तीसरे साल में दिखाएं? तो क्या सबका सब प्रॉफिट हमने सिर्फ, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है तो क्या सारा का सारा प्रॉफिट हम 2023 में अर्न कर रहे हैं, या फिर हमने पूरे 3 साल में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न किया है? ऑब्वियसली पूरे 3 साल में अर्न किया है। तो आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करिए, आप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, और आप हर साल अकाउंट्स मेंटेन करिए, ये आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। चलिए, अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे कैसे मिलेंगे? तो देखिए, जो पैसे मिलने वाले हैं ना, वो यूपी गवर्नमेंट ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि हम आपको हर साल के एंड में, हर साल के एंड में आपको पैसे देंगे। 31 मार्च 2021, 22, 23, 3 साल में आपको हम 3 बार पेमेंट कर देंगे। ओके, लेकिन पेमेंट कितना करेंगे, ये एक डाउट है। तो पेमेंट कितना करेंगे ये डिपेंड करता है कि पतंजलि हर साल के एंड तक कितना काम कंप्लीट कर पाती है। पतंजलि हर साल के एंड तक कितना काम कंप्लीट कर पाती है। ओके, तो 31 मार्च 2021 पहला साल खत्म हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि पतंजलि ने पहला साल खत्म होने तक कितना काम कर दिया है, कितना % काम कर दिया, 30%, 40%, 50%, कितना काम कंप्लीट कर दिया। और जितना काम पतंजलि ने कंप्लीट किया होगा उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलने वाला है। ओके, सो द पेमेंट विल डिपेंड ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क। जितना काम आप कंप्लीट कर दोगे उतना आपको पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से मिल जाएगा। अब मैं जो भी बातें करूंगा वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, बिकॉज अकाउंटिंग हमको उन्हीं के बुक्स में करनी है। ओके, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितना खत्म हुआ है, कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 20%, 25%, कौन डिसाइड करेगा? क्या ये यूपी के चीफ मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर ये देखेंगे, या फिर बाबा रामदेव जी जाके देखेंगे कि यार कितना काम हो गया है? बोलो, क्या ये लोग बता पाएंगे? नहीं। तो इनकी तरफ से, किसकी तरफ से? कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से। बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर जो है, बाबा रामदेव तो हमेशा बढ़ा के ही बताएंगे, वो तो बोलेंगे पहले साल के एंड में बोलेंगे 90% काम हो गया, पैसा दे दो। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं आप मत बोलो, हम अपने इंजीनियर से चेक करवाएंगे। हमारा इंजीनियर, हमारा आर्किटेक्ट जाके चेक करेगा, वो देखेगा आपने कितना काम कर दिया है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जाएगा वो चेक करेगा आपने कितना काम किया है। उसका एक वो रिटर्न में सर्टिफिकेट भी बनाएगा कि हाँ पतंजलि ने 30% काम कर दिया है, ऐसा एक सर्टिफिकेट भी आएगा। उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लो अब पहला साल कंप्लीट हो रहा है और बाबा रामदेव ने पहले ही फ़ोन कर दिया कि देखो यार 31 मार्च 2021 आने वाला है, आप लोग प्लीज़ अपना इंजीनियर जो है भेज दीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए काम, और उसके हिसाब से पेमेंट जो भी होगा वो रिलीज़ करवाइए प्लीज़, पेमेंट में डिले नहीं चाहिए मुझे। ओके, अब बाबा रामदेव एकदम स्ट्रिक्ट है पेमेंट के मामले में। तो अब यूपी गवर्नमेंट जो है, देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं यार। ओके, अभी बारिश में तुम जानते ही हो रोड का काम हर जगह चालू है, रोड खोद के रखते हैं ये लोग। बारिश होने के पहले एक बार रोड खोद देते हैं, बारिश होने के बाद एक बार खोद देते हैं, पूरा साल चलता रहता है। तो हमारे इंजीनियर्स वहाँ बिजी हैं, फिर हाईवेज़ बन रहे हैं वहाँ बिजी हैं। ब्रिज जो है वो नदी में एक ब्रिज बनाते हैं और पता चला हफ्ते भर बाद वो गिर जाता है। जैसे कि एक मूवी थी उसमें लिखा हुआ, उसमें क्या बोला था उन्होंने कि मंत्री जी उद्घाटन करके घर पे भी नहीं पहुँचे थे, तब तक एक बैलगाड़ी ब्रिज के ऊपर से गुजरी और ब्रिज जो है वो गिर गया। ओके,
तो इन दैट केस हमारे इंजीनियर्स वहाँ बिजी रहते हैं। तो इंजीनियर्स जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स है वो बहुत जगह बिजी है यार, वो दे आर नॉट फ्री कि आप बोलोगे इस तारीख को आ जाओ और वो आ जाएंगे, तो उनसे आपको डेट लेनी पड़ेगी। तो मान लो इस केस में जो एक बहुत बड़ा इंजीनियर है हमारे गवर्नमेंट का, उसने बोला ठीक है मैं आपके यहाँ पे ना 15 मार्च को मैं आपके यहाँ पे आ जाऊँगा, उस दिन मैं थोड़ा टाइम निकाल लूँगा, ठीक है। तो 15 मार्च को जो है यहाँ पे 15 मार्च को इंजीनियर आया, ठीक है, जैसा उसने बोला था वो आया बिल्कुल, ठीक है। उसने सब कुछ चेक किया, बहुत अच्छा इंजीनियर है, सब कुछ अच्छे से चेक किया, पूरी टीम लेके आया था और उसने सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट दे दिया, क्या सर्टिफिकेट दिया है? सर्टिफिकेट इज दैट 30% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, 30% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। तो सर्टिफिकेट मिल गया है कि 30% काम जो है वो बाबा रामदेव जी ने कंप्लीट कर दिया, तो प्लीज़ इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ करवा दीजिए। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट रिलीज़ करवा देगी, लेकिन मुझे ज़रा बताइए कि ये 15 मार्च को जब इंजीनियर वेरिफिकेशन करके चला गया, ठीक है, इस साल की अकाउंटिंग हम कब कर रहे हैं, बुक कीपिंग कब कर रहे हैं, क्लोजिंग कब कर रहे हैं बुक्स की, 31 मार्च को। तो ये जो 16 मार्च के बाद 16 से लेके 31 तक का ये जो पीरियड है 15 दिन का, क्या उसमें हमने कुछ काम किया होगा या नहीं किया होगा? कि 15 दिन तक हमने छुट्टी ले ली होगी? ऑब्वियसली काम किया होगा, ठीक है। लेकिन जब 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो ये 16 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में जो हमने काम किया है उसका सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, उसका सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, ठीक है। तो ये एक नया पॉइंट आ गया यहाँ पे कि इस सर्टिफिकेट का क्या हो, इस बीच में जो काम हुआ है उसका क्या हो, कब से 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक का, यहां तक जो हमने काम किया उसका क्या। ओके, तो सुनिए ज़रा ध्यान से। पहली बात, ये वाला जो काम था जिसके लिए इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी मिल गया, ओके, इसे बोला जाता है, ये जो काम जिसका सर्टिफिकेट मिल गया है उसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड, दिस इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। तो अगर क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, इसका मतलब इतना % काम हो गया है और इसका सर्टिफिकेट मिल गया है। तो वर्क सर्टिफाइड is that part of contract, work certified is that part of contract which is completed and complete भी हो गया और certify भी हो गया, तो which is completed and certified by the इंजीनियर और आर्किटेक्ट, आप जो भी नाम दे दो। तो वर्क सर्टिफाइड इज दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंप्लीटेड एज वेल एज सर्टिफाइड। ओके, काम हो भी गया और सर्टिफाई भी हो गया। ओके, क्या इसका पेमेंट बाबा रामदेव जी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलना ही चाहिए, बिकॉज सर्टिफाई हो गई ये बात तो कि काम हो चुका है। तो कितना पेमेंट मिलेगा उनको? कितना % काम हो गया है? 30% काम हो गया सर, ये देखिए 30%। तो आखिर 30% का बाबा रामदेव जी कितना लेंगे? तो दिस वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड %। ओके, तो 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था जिसका 30% काम हो गया है। इसका मतलब बाबा रामदेव जी को 1500 करोड़ 1500 करोड़ का काम उन्होंने कर दिया है, जिसका सर्टिफिकेट भी मिल गया है, और ये उन्हें बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो इस साल रिलीज़ कर देगी। ठीक है, सुनिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ये जितने प्राइस में बाबा रामदेव जी मंदिर बनवा रहे हैं वो है। तो दिस इज काइंड ऑफ सेलिंग प्राइस, वो अपनी सर्विस बेच रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ सेलिंग प्राइस, उन्होंने एक प्राइस कोट किया कि मैं इतने में ये काम करूंगा। ओके, इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह भी उनका ऑब्वियसली इंक्लूडेड हो सकता है। चलिए,
तो हमने 5,000 का 30% निकाला, मतलब 1500 करोड़ का काम हो गया है, और उतने की बिल जो है बाबा रामदेव जी बना के गवर्नमेंट के पास भेज देंगे। ओके, तो अब जरा ध्यान देना, आप लोगों ने ये जो वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज है ये किससे मल्टीप्लाई किया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट वर्क सर्टिफाइड is valued at selling price. Work certified is valued at selling price. Okay, देखो this is as good as sales. This is as good as sales. हम जो देखो, हमने कॉस्टिंग में क्या देखा कि हम गुड्स बनाते हैं और वो बिक गया, गुड्स बनाया और बिक गया तो सेल हो गया। वैसे ही यहाँ पे है। अच्छा, बिकने का क्या मतलब है? बिकने का मतलब आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट बना, उसका सर्टिफिकेट बना मतलब आपने प्रोड्यूस किया, सर्टिफिकेट मिला मतलब वो बिक गया, सर्टिफिकेट मिला मतलब आपका काम बिक गया और आपको अब उसके पैसे मिल जाएंगे, मतलब सेल्स हो गया। एंड सेल्स इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। वैसे यहां पे भी इसको सेलिंग प्राइस पे वैल्यू कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक सेल्स, दिस इज एज गुड एज सेल्स। दिस इज एज गुड एज सेल्स। ये ऐसा समझो कि आपका सेल्स है, एक नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके हिसाब से, कि हमने काम किया और उसका सर्टिफिकेट मिला मतलब वो सेल हो गया, सर्टिफिकेट मिला मतलब सेल हो गया। और अगर ऑब्वियसली सेल हो गया तो आपको पैसे मिलेंगे, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेलिंग प्राइस पे वो दिखा सकते हो। अब बात करते हैं इसकी, जो काम हमने 16 से लेके 31 मार्च तक कंप्लीट तो किया, हमने ये काम कंप्लीट तो किया, लेकिन इससे हमें इस काम का सर्टिफिकेट नहीं मिला। इंजीनियर 15 तारीख को ही सर्टिफाई करके चला गया, तो ये जो काम सर्टिफिकेट मिलने के बाद, विच इज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन टिल द ईयर एंड, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन आफ्टर द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन टिल द ईयर एंड, ये जो बीच में जो काम हुआ है उसका सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोला जाएगा इसको? वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड का मतलब आपने काम किया तो सही, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट ऑफ वर्क। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ वर्क, एंड दिस इज दैट पार्ट ऑफ वर्क विच इज कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। और ये तो सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते हैं, बट इसे कॉस्ट पे दिखाना है, बिकॉज दिस इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक। सर्टिफिकेट मिलना मतलब सेल हो जाना, सर्टिफिकेट मिलना मतलब सेल हो जाना। तो अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसका मतलब आपने बना तो दिया लेकिन ये बिका नहीं, और जो भी गुड्स आप बना देते हो वो बिकता नहीं है, इट इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड, नॉट येट सर्टिफाइड, कि आपने काम खत्म तो किया लेकिन इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाया, ये सेल नहीं हो पाया, आप इसकी बिल नहीं बना पाए। ओके, तो क्या होगा? दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट, दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट, एंड इट इज लाइक, दिस इज लाइक, this is as good as closing stock, this is as good as closing stock. okay, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। वर्क सर्टिफाइड मतलब वो काम जो आपने कंप्लीट किया और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया। सर्टिफिकेट का मतलब है यहाँ पे सेल्स, सर्टिफिकेट इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर काम आपका हो गया और बिक गया मतलब आपको पैसे मिल जाएंगे, आप सेलिंग प्राइस पे इसे दिखाओ। और अगर आपने काम किया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब सेल्स नहीं हो पाया, तो दिस इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक, और आप उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू करिए। ओके, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफिकेट मिलने से क्या मंदिर बन के रेडी हो गया?
अभी तो पहला ही साल खत्म हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, खाली 30% ही काम हुआ है। अगर 30% ही काम हुआ है, इसका मतलब अभी भी जो अपना काम है वो WIP में है, वर्क इन प्रोसेस है। तो ये जो अपना वर्क इन प्रोसेस होगा ना हर साल में, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, उस वर्क इन प्रोसेस के दो पार्ट होने वाला है। एक ऐसा वर्क इन प्रोसेस जिसका सर्टिफिकेट मिल गया, और एक ऐसा वर्क इन प्रोसेस जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, आपके वर्क इन प्रोसेस के दो पार्ट होने वाले हैं। पहला जो सर्टिफाई हो गया, पहला जो सर्टिफाई हो गया, और दूसरा जो सर्टिफाई नहीं हो पाया, विच इज अनसर्टिफाइड। ओके, तो आपके WIP के दो पार्ट होने वाले हैं। दो पार्ट क्या होने वाले हैं? दो पार्ट होंगे वर्क सर्टिफाइड एंड दिस इज वर्क अनसर्टिफाइड। तो WIP जिसका सर्टिफिकेट मिल गया वर्क सर्टिफाइड, जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला वर्क अनसर्टिफाइड। आपको मालूम है कि 1500 करोड़ रुपए का काम हो गया है, ठीक है। अब बाबा रामदेव जी ने क्या किया कि जैसे ही ये बिल बना, ठीक है, 31 मार्च को उन्होंने बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दी गवर्नमेंट को कि ये 1500 करोड़ का बिल पकड़िए, इतना काम आपका इंजीनियर सर्टिफाई करके गया है, प्लीज़ इसका पेमेंट आप जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, ठीक है। तो चलो मान लो बिल जो गया, ये बाबा रामदेव जी हैं, इन्होंने बिल भेजा यूपी गवर्नमेंट को, और ये बिल कितने का है? ये बिल है 1500 करोड़ का, बिकॉज इतने का काम सर्टिफाई हो चुका है। सो दिस इज फॉर वर्क सर्टिफाइड। ओके, लेकिन सामने से यूपी गवर्नमेंट पेमेंट करती है, पेमेंट, ये गया था बिल और अब आ रही है पेमेंट, और पता चला कि पेमेंट जो किया है यूपी गवर्नमेंट ने, पेमेंट वो सिर्फ ₹1200 करोड़ का किया, 1200 करोड़ का ही पेमेंट किया, 300 करोड़ रुपए रख लिए, बाकी रख दिया उधारी। ओके, बोला ये हम आपको बाद में देंगे, अभी नहीं दे सकते। तो हमेशा जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टी बीच में कभी पूरा पेमेंट क्लियर करके नहीं देता। अगर आपने 1500 करोड़ का काम किया है और आपको पूरे 1500 करोड़ मिल जाए, तो फिर आप हो सकता है काम छोड़ के भाग जाओ, बिकॉज आपको सारा पैसा मिल गया है, वन रीज़न। दूसरा, आपने बहुत सारा खराब काम किया होगा। ओके, पता चला बिल बनाने के बाद पैसा मिला आपको पूरा 1500 करोड़, और उसके हफ्ते 10 दिन के बाद ही कोई पिलर गिर गया, इतना घटिया क्वालिटी का काम किया था आपने। तो अब अगर ऐसा केस हुआ तो उसका रिपेयर कौन करेगा? तो इन दैट केस जो कॉन्ट्रैक्टी है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के कुछ ना कुछ पैसे रोक के रखती है, रिटेन करके रखती है, ताकि आप कहीं भाग नहीं सको। दूसरा, अगर फ्यूचर में कोई डैमेजेस हुआ तो उसके लिए आपको पकड़ लेंगे, वो लोग बोलेंगे आपका पैसा बाकी है, चलो ये ठीक करके दो, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। हर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली ऐसे ही होता है कि आपके 1-2 साल तक कुछ पैसे वो रोक लेते हैं कि उस पीरियड में अगर आपका कुछ भी काम खराब निकला तो आपको वो काम ठीक करके देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो पैसे कुछ रोक लिए, कितने पैसे रोके बताओ? 1500 करोड़ का पेमेंट था, उसमें से सिर्फ 1200 करोड़ मिला, तो कितने पैसे रोक लिए गए? 300 करोड़। कितने पैसे रोक लिए गए? 300 करोड़। दिस 300 करोड़ इज कॉल्ड एज रिटेंशन मनी। दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन मनी, जो कि गवर्नमेंट के पास, कॉन्ट्रैक्टी के पास रिटेन्ड है। ओके, सो दिस इज रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी is 1500 minus 1200, 300 करोड़। 1500 माइनस 1200, 300 करोड़। 300 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने रोक के रखे हुए हैं। आप जब पूरा काम सही निकलेगा, थोड़ा बहुत पीरियड निकल जाएगा, मान लो 1 साल, कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो आपको आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, लेकिन तब तक गवर्नमेंट ये पैसे रोक के रखेगी। ओके, और 1200 करोड़ का आपको पेमेंट मिल गया। नाउ व्हाट इज दिस 1200 करोड़? दिस 1200 करोड़ is nothing but progress payment. This is called as progress payment. Progress payment है,
वाई प्रोग्रेस पेमेंट? बिकॉज दिस हैज़ बिन पेड एज पर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट जितना प्रोग्रेस करता जाएगा उतना उतना आपको पेमेंट मिलता जाएगा। ओके, सो दिस इज प्रोग्रेस पेमेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे दो टर्म्स देखे, एक रिटेंशन मनी और दूसरा प्रोग्रेस पेमेंट। मनी रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी इज कॉल्ड एज प्रोग्रेस पेमेंट। मनी रिटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी इज कॉल्ड एज रिटेंशन मनी। और आपको मालूम है रिटेंशन मनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टी क्यों रखता है, ठीक है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी, प्रोग्रेस पेमेंट। ओके, ये सारा एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझा होगा कि वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब जो काम हमने खत्म किया और उसका लाइसेंस हमको, सर्टिफिकेट हमको मिल गया। अनसर्टिफाइड मतलब काम किया तो सही बट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, और वो काम हमने कब किया? इंजीनियर के जाने के बाद और ईयर एंड के पहले, उस पीरियड में जो थोड़ा बहुत काम हमने किया होता है उसे हम वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट selling price because it is like sales. Work uncertified is valued at cost because it is like closing stock, ठीक है। उसके बाद जितने का भी सर्टिफिकेट मिला है उतने का बिल बनेगा, और ये बिल के सारे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये बिल के सारे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। देखो 1500 करोड़ में से आपको सिर्फ 1200 करोड़ ही मिले, और बाकी का 300 करोड़ गवर्नमेंट ने रोक लिया, और वो जो पैसे रोक के रखे गवर्नमेंट ने, दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन मनी। दिस इज रेमेडीज अगेंस्ट फ्यूचर डैमेजेस। अगर फ्यूचर में आपने कुछ गलत काम किया होगा और फ्यूचर में पता चलता है तो उसके लिए आपका पैसा रोक के रखा गया है, और आपको जो पेमेंट कर दिया गया है दैट इज प्रोग्रेस पेमेंट। ओके, सो इन सब का कोई फॉर्मूला बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप देख लो। 1500 करोड़ इज वर्क सर्टिफाइड, दिस इज प्रोग्रेस पेमेंट, इज रिटेंशन मनी। एक फॉर्मूला बन जाता है। क्यों याद करना, ठीक है, वैसे भी हमको यार बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, तो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों याद करनी, लॉजिकली सोच के चलो, ठीक है। चलो, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे? कॉस्ट शीट बनाएंगे या हम कोई अकाउंट बनाएंगे, क्या करेंगे हम इसमें? तो इस चैप्टर में जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर की बुक में सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हो। इन दैट केस आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर हैज। मान लो हमारे बाबा रामदेव जी के पास एक राम मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, इसके अलावा उनके पास कोई एक ट्रस्ट का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है। उनके पास हरिद्वार में एक ट्रस्ट की बिल्डिंग बनाने का भी काम उन्होंने लेके रखा हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में घुस चुके हैं वो। तो उनके पास दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक ट्रस्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा ये मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। तो मंदिर का अलग अकाउंट बनाएंगे, ट्रस्ट का अलग अकाउंट बनाएंगे। ओके, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है ताकि आपको पता चले कि एक एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। ओके, चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम बनाएंगे वो कैसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का जो मोटिव है वो हमें ये जानना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हो, मतलब ये जो अकाउंट है दिस इज अ नोशनल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस जहां से भी आपको मिले वो नोशनल अकाउंट ही होता है, इट्स अ नोशनल अकाउंट। और नोशनल अकाउंट का रूल क्या है? नोशनल अकाउंट का रूल ये है कि आप डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखिए और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखिए। ओके, डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम्स। और ये मैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इनकम्प्लीट। ओके, 31 मार्च 2021 की बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 साल बाकी हैं, अभी सिर्फ 30% काम हुआ है। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी खर्चे होंगे आप डेबिट साइड में लिख दो। ओके, तो मान लो ये पहला ही साल था अपना। ओके, तो क्या खर्चे होंगे? सबसे पहले आपका कुछ ना कुछ मटेरियल जाएगा, तो आपने लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल।
फिर आपका वेजेस जाएगा, तो आपने लिख दिया डायरेक्ट वेजेस। ओके, फिर मान लो कुछ सुपरवाइज़र, यहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं, तो आपने सुपरवाइज़र सैलरी पे की। ओके, आप आर्किटेक्चर फीस पे करते हो, वो भी यहाँ पे आएगा। इसके अलावा आप जब ये सब काम करोगे तो वहाँ पे साइट पे बहुत सारी मशीन्स आपको लगेंगी। ओके, तो आपने मशीन ले ली, दैट इज प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट मैं आपको बताऊंगा, इसका एक ऑल्टरनेट भी होता है, या फिर इस प्लांट का डेप्रीसिएशन, इस प्लांट का डेप्रीसिएशन। और क्या खर्चे हो सकते हैं? और खर्चे हो सकते हैं कि बाकी के जो ओवरहेड्स हो गए, ओवरहेड्स मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे। और मान लो पतंजलि का एक ऑफिस भी है, तो ऑफिस का खर्चा भी ये लोग यहाँ पे एलोकेट करेंगे, अपोर्शन करेंगे। सो 2 अपोर्शनड ओवरहेड्स। इसके बाद एक टर्म होगा सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। नाउ व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस का मतलब ये हुआ कि पतंजलि इज अ कॉन्ट्रैक्टर। ओके, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है मंदिर बनाने का, लेकिन पतंजलि ने क्या किया, पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। ठीक है, मान लो उन्होंने पतंजलि ने क्या किया, पेंटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था, पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो किसी और बाबा को दे दिया। ठीक है, वो आके पेंटिंग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो खुद कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, अब वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट आगे दे रहे हैं, मतलब वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आ गए। चलो, ये भी एक खर्चा हो गया। इसके अलावा इनकम्स में क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सबसे पहले अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग हमारे पास मटेरियल जो पड़ा होगा साइड पे, मटेरियल एट साइट, साल खत्म हो गया, वहाँ पे साइट पे बहुत सारा रेती, सीमेंट, ठीक है, और काफ़ी कुछ मटेरियल जो होगा वहाँ पड़ा होगा। चलिए, ये मैंने लिख दिया, ब्रिक्स पड़े होंगे। इसके बाद अगर मान लो कोई मटेरियल जो है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, बारिश हो गई, खराब हो गया। ओके, इन दैट केस क्या होगा, बाय मटेरियल डिस्ट्रॉयड। या फिर मान लो साइट पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, हमने उसको बेच दिया, मटेरियल सोल्ड, और किसी और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। मान लो अब जो ट्रस्ट बन रहा था हमने वहां ट्रांसफर कर दिया, और इस कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल का काम हो चुका था, वो मटेरियल अब यहाँ नहीं लगने वाले, हमने उसको अगले कॉन्ट्रैक्ट में, अगले किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, वो भी पतंजलि का ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो ट्रांसफर्ड, ये सब कुछ यहाँ आएगा। लेकिन किस पे? हमेशा आपको इसको एट कॉस्ट दिखाना है, एट कॉस्ट, बिकॉज यहां जब आपने खरीदा था तो कॉस्ट पे दिखाया था, तो जब आप मटेरियल यहां से भेज रहे हो तो भी ये कॉस्ट पे ही होना चाहिए। अगर आप एक जगह कॉस्ट, एक जगह सेलिंग प्राइस दिखा दोगे तो बीच में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। फिर मान लो ये जो मटेरियल मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया, ये मैंने 1000 रुपये में खरीदा था, और इसे मैं कॉन्ट्रैक्ट को या बेच रहा हूँ, मान लो मैं इसे बेच रहा हूँ 1200 रुपये में, तो अगर आप यहाँ 1200 दिखाओगे तो अल्टीमेटली 200 का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन क्या ये 200 का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का है? नहीं। क्या पतंजलि ने ये मटेरियल बेचने खरीदने का काम किया था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का काम किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हुआ ये 200 का प्रॉफिट, ये तो आपने मटेरियल यहाँ वहाँ छोटी मोटी इनकम कमा लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बताओ, ये सब मत बताओ। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है कि मटेरियल बच गया उसको बेच दिया, इन सब का प्रॉफिट या लॉस नहीं आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हो रहा है बस वो बताओ। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा चाहिए कि इनमें प्रॉफिट या लॉस का एलिमेंट नहीं आए, तो अगर यहाँ कॉस्ट दिखा रहे हो तो आपको यहाँ भी कॉस्ट ही दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ये रीज़न है कि हमारा कुछ भी ट्रांसफ़र या सेल अगर हुआ तो उसे कॉस्ट पे ही दिखाएंगे।
आफ्टर दैट मान लो हमने कोई प्लांट मतलब मशीन, बाय प्लांट एट साइट, मशीन खरीदी थी तो साल के एंड में साइट पे होगी वो, ओके। या फिर आपने थोड़ा मशीन जो था वो किसी को बेच दिया, तो बाय प्लांट सोल्ड और ट्रांसफर्ड, या दूसरे प्रोजेक्ट में आपने ट्रांसफर कर दिया, या ये डिस्ट्रॉय हो गया। इन सब केसेस में आपको इसे क्रेडिट करना है, लेकिन किस अमाउंट पे? इसकी रियल कॉस्ट पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट पे। और असेट की जो रियल कॉस्ट है वो आज के दिन उसकी WDV है, तो आप इसे दिखाओगे WDV पे। किस पे? WDV पे, ओके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म होने के बाद बताऊंगा आपको। मटेरियल हमने देख लिया, प्लांट देख लिया। इसके बाद बाय WIP, मतलब हमारा जो काम है, जो चल रहा है, जो मेन काम है हमारा, लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एक जिसका सर्टिफिकेट मिल चुका है और एक जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ओके। तो जिसका सर्टिफिकेट मिल गया दैट इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड, और ये ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते हैं हम। और जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला दैट इज कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड एंड दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो चलो ये मैंने दोनों जो है वो दिखा दिया, और यहां पे हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट होता है। हमने सारे ट्रांजैक्शंस दिखा दिए। चलिए इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। मान लो यहां कुछ प्रॉफिट आ गया, यहां प्रॉफिट आ गया, मतलब हमको इस साल इनकम ज़्यादा हो। ये देखो पैसे मिले वो नहीं दिखा रहा हूं मैं। हम कभी भी, आप याद करो, हम P&L में कैश रिसीव नहीं दिखाते, हम P&L में सेल दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। पैसा कितना मिला वो नहीं दिखाते। तो सेम वे मैंने सेल दिखा दिया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है, ये भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक है वो भी दिखा दिया मैंने, ये सब मैंने दिखा दिया है, ओके। सेम एज योर ट्रेडिंग P&L, और इस साइड में खर्चे आ गए, बट ये कंपनी थोड़ी सी अलग है। अब यहां पे अगर कुछ डिफरेंस आता है, ये मतलब ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, टू प्रॉफिट। बट एक बात का आपको ध्यान देना है, क्या ये आपका रियल प्रॉफिट है? क्या आप बोल सकते हो कि हाँ सच में आपको प्रॉफिट हो गया है? क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता चलेगा जब आपका काम एक्चुअल में खत्म हो जाएगा। थर्ड ईयर के एंड में आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। यहां आप पहले साल के एंड में ये नहीं बोल सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ है। आप पहले साल के एंड में बोलोगे आपको प्रॉफिट हुआ है, दूसरे साल में लॉस हो गया, फिर तो जितना हम कूद रहे थे पहले साल की, प्रॉफिट हुआ, अगले साल लॉस, गिर जाएंगे वहीं पे। तो आप इसको अपना रियल प्रॉफिट नहीं बता सकते। दिस इज नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट। हाँ, भले आपको प्रॉफिट दिख रहा है इस साल के कैलकुलेशन के हिसाब से, आप मानिए इसको प्रॉफिट, बट रियल मत बोलिए। दिस इज इमेजिनरी प्रॉफिट, इसको आपको नोशनल प्रॉफिट बोलना है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज नोशनल प्रॉफिट। So this is a notional profit and this will go to costing P&L. This will go to costing P&L. Okay, तो ये एक notional profit है, ये costing P&L में जाएगा। चलिए अब एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी है आपसे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे प्लांट एट साइट और डेप्रीसिएशन मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है, ईदर आप प्लांट की ओपनिंग वैल्यू लिखिए और यहां पर प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू लिखिए। तो क्या होगा कि ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रीसिएशन होता है, वो एज इट इज आ जाएगा। फिर आपको डेप्रीसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको डेप्रीसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसा कर। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग ना लिख के, ठीक है, आपको ये सोल्ड डिस्ट्रॉयड कुछ भी नहीं लिखना होगा, आप ये सब ना लिख के सीधा क्या लिखिए, डेप्रीसिएशन। सीधा डेबिट साइड में एक ही फिगर लिखिए डेप्रीसिएशन और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इधर आप डेबिट में डेप्रीसिएशन लिख दीजिए, फिर आपको प्लांट एट साइट ओपनिंग, प्लांट एट साइट क्लोजिंग और उसके लॉस डिस्ट्रॉयड वो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर
आप प्लांट ओपनिंग लिखिए, क्लोजिंग लिखिए, डिस्ट्रॉयड सब आपको लिखना पड़ेगा। तो आप मुझसे पूछोगे सर हमें क्या करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज दी हुई हैं फिर तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी है, आपको डेप्रीसिएशन का रेट दे के रखा हुआ है या आप डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो, तो बेटर होगा कि आप डेप्रीसिएशन ही निकाल के लिख दो। ओपनिंग क्लोजिंग के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ डेप्रीसिएशन निकाल के लिख दीजिए। तो आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। और अगर आप प्लांट एट साइट ओपनिंग दिखाते हो फिर आपको ये क्लोजिंग दिखाना पड़ेगा, फिर आपको उसका पूरा हिसाब दिखाना पड़ेगा। ओपनिंग के बाद आपको क्लोजिंग भी दिखाना पड़ेगा, लॉस डिस्ट्रॉयड सब दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाते हो तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग लॉस ट्रांसफ़र डिस्ट्रॉयड सोल्ड कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक स्पेसिमेन है जो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, बस आपको इतना ध्यान देना है, आपको टर्म्स पे पूरा फोकस रखना है। व्हाट इज़ वर्क अनसर्टिफाइड, व्हाट इज़ वर्क अनसर्टिफाइड, अपना जो है यहाँ पे इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, और रिटेंशन का रेशियो वगैरह जो है वो तुमको बाद में काम में आएगा, अभी काम में नहीं आने वाला। ओके, तो इन दैट केस आपको इतना काम करना पड़ेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है जो आपको प्रिपेयर करना है। ये 5 से 10 मार्क का एग्जाम में आता है। बहुत इजी सा टॉपिक है फॉर न्यू कोर्स इंटर। पुराने वाले में क्या है कि थोड़ी सी और अलग चीज़ें हैं जो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सेपरेटली करूँगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे पेमेंट कैसे होती है और किस तरह से जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी खर्चे की, अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, किसकी बुक्स में बनाया जाएगा, ओके, और प्रॉफिट को क्या बोलना है, लॉस को क्या बोलना है। अगर मान लो इस साइड आ गया कुछ लॉस आ गया तो ये लॉस भी एक्चुअल नहीं है, आप रोइए मत। हो सकता है इस साल लॉस हो, पहले साल, अगले साल प्रॉफिट हो जाए यार, उसके बाद भी प्रॉफिट हो, तो आप रियल में तो प्रॉफिट में जाओ, लेकिन इस साल थोड़ा सा लॉस है। तो दिस इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, दिस इज notional loss, this is by notional loss, okay, and this will also be transferred to costing P&L। बस आपको इतना काम करना है। ये एक पूरा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया जो आपको 10 मार्क या 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो प्लीज़ इजी टॉपिक है, थोड़ा फोकस करिएगा। इसके जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं या जो पास्ट पेपर्स हैं वो सब हमें सॉल्व करने हैं, तो विल सॉल्व दैट। बाकी आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे आगे के टर्म्स पे। अब देखिए इसमें जो होगा आपको कितने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ आपको इस चैप्टर में कितना कुछ पढ़ना है। पहली बात तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहला कोई क्वेश्चन आएगा वन कॉन्ट्रैक्ट वाला, वन कॉन्ट्रैक्ट और 1 ईयर अकाउंट। आपको अकाउंट भी सिर्फ 1 साल का ही मेंटेन करना है। जैसे मैंने बोला 2021, तो आपको बस 2021 का ही एक अकाउंट मेंटेन करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको बाकी का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना, दूसरे तीसरे साल का अकाउंट मेंटेन नहीं करना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जब वहाँ पे आपको मल्टीपल ईयर्स या फिर चलो पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको बनाने को आ सकते हैं। 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स के आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको 2021 का भी अकाउंट बनाना है, 22 का भी अकाउंट बनाना है, 23 का भी अकाउंट बनाना है, ऐसा बोल सकते हैं। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एस्टिमेटेड
प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने में कितना खर्चा होगा और ये ख़त्म करने के बाद हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, एस्टिमेट कर रहे हैं हम। आज 2021 ही हुआ है, अभी एक ही साल ख़त्म हुआ है, 2 साल अभी भी बाकी हैं, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 2021 तक मेरा इतना खर्चा हो चुका है, अगले 2 साल में कितना खर्चा और होगा, तो टोटल खर्चा कितना हो सकता है, और मुझे 5,000 करोड़ आएंगे तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ओके, देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये हम इन बिटवीन द पीरियड, मतलब अभी मान लो सिर्फ एक ही साल खत्म हुआ है और वहां पे हम खड़े होकर सोच रहे हैं यार कि कितना खर्चा हो गया, कितना और हो सकता है, कितना कमा लेंगे, वैसा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है कितने का, कॉन्ट्रैक्ट है कितने का। तो मान लीजिए अपने एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है 5,000 करोड़ का है। ओके, लेस हम कौन से दिन पे खड़े हैं सर, मार्च 2021 वो साल ख़त्म हो रहा है और हम उस दिन पे ये प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, ये हम प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को। तो 21 तक जो एक्चुअल खर्चे हो चुके हैं 1 अगस्त 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो एक्चुअल खर्चे हो चुके हैं, पहले वो माइनस करके देखो। सो लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टिल डेट। तो मान लो पतंजलि का अभी तक 1000 करोड़ का खर्चा हुआ है, 1000 करोड़ का, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है? नहीं। पतंजलि सोच रही है, बाबा रामदेव जी सोच रहे हैं कि यार इसे कंप्लीट करने में और कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसे कंप्लीट करने में 2500 करोड़ और लगेंगे। सो लेस फर्दर estimated expenditures to complete the contract, कितना? 2500 करोड़। तो अब बताइए 1000 करोड़ का खर्चा हो चुका है, हमें लग रहा है कि 2500 करोड़ का खर्चा और होगा, टोटल 3500 करोड़ का खर्चा होगा। हमें पैसे कितने मिलने वाले हैं? 5000 करोड़। तो क्या लग रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म जब हो जाएगा तब कुछ प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे? तब हम प्रॉफिट में ही होंगे। कितने के प्रॉफिट में होंगे? 1500 करोड़ के प्रॉफिट में होंगे। हम ये आज के दिन बैठ के एस्टिमेट कर रहे हैं, एक साल खत्म होने के बाद ही एस्टिमेट कर रहे हैं। सो दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा इतना खर्चा जो है होने के बाद हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा हम एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए एस्टिमेटेड और नोशनल में फ़र्क है। नोशनल जो है वो पास्ट पीरियड की बात कर रहा है, नोशनल इज टॉकिंग अबाउट पास्ट पीरियड, बट एस्टिमेटेड जो है वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है। ओके, एंड ये 1500 करोड़ आपका टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, दिस इज योर टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये तीनों साल में मिला के हम कमाएंगे, तीनों साल में मिला के कमाएंगे। ओके, तो ये ऐसा हमें लग रहा है, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक ही साल की अकाउंटिंग करनी होगी, थोड़े एडजस्टमेंट ज़्यादा आएंगे। फिर 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने को आ गए आपको, तो आप कॉलमनर जो है वो 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, थोड़े कम एडजस्टमेंट होंगे। मल्टीपल ईयर्स के क्वेश्चन आएंगे, मान लो 3 साल के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में जो भी कुछ भी किया तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग जो है वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बनेगा, फिर सेकेंड ईयर का क्लोजिंग थर्ड ईयर का ओपनिंग बनेगा। ओके, और थर्ड ईयर में कोई क्लोजिंग नहीं बचेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो सब जो है क्लोजिंग हम वहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से मल्टीपल ईयर्स, और लास्ट में एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी आपको आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट था, पहला साल, फर्स्ट ईयर। ओके,
दिस वॉज फर्स्ट ईयर। मान लो ये लास्ट ईयर अगर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का ये लास्ट ईयर होगा तो क्या हुआ? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ईयर है तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, मैं आपको ये बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर है। अच्छा, मुझे ज़रा बोलिए, क्या ये पहला साल है या लास्ट ईयर है? लास्ट ईयर है, मतलब इसके पहले भी कॉन्ट्रैक्ट जो था वो चल रहा था। तो अगर इसके पहले भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, पिछले साल भी कॉन्ट्रैक्ट चालू था, तो पिछले साल का आप ओपनिंग उठा के लेके आइए, पिछले साल का ओपनिंग उठा के लेके आइए। तो पिछले साल के ओपनिंग में क्या होगा? मटीरियल का ओपनिंग पड़ा होगा, तो आप लिख दीजिए टू मटीरियल एट साइट, टू मटीरियल एट साइट, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। और अगर मान लो आप प्लांट की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिखा रहे हो तो प्लांट भी उठा के लेके आ जाइए, टू प्लांट एट साइट, ये भी ओपनिंग है। और अगर आप सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो तो फिर तो ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद WIP का भी ओपनिंग बैलेंस उठा के लेके आइए, टू WIP, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। और इसके अंदर आपको मालूम है दो टर्म्स होने वाले हैं। दो टर्म्स कौन से? वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, इन दोनों की वैल्यूज आपने लिख दी। ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, ये सब के सब आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे। अब आप करिए इस साल के खर्चे लिख लीजिए। तो इस साल के खर्चे, टू मटीरियल परचेस्ड, ओके, टू वेजेस, टू ओवरहेड्स, टू सुपरवाइजर सैलरी, या अगर आप डेप्रीसिएशन दिखा रहे हो तो टू डेप्रीसिएशन। लेकिन आपको जानना होगा कि हम प्लांट एट साइट का या तो ओपनिंग दिखाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, या डेप्रीसिएशन। और बाकी के जो भी खर्चे होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस एंड टू अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, इसके अलावा क्रेडिट साइड में आके बात करते हैं यहाँ पे। अब शायद ही यहाँ पे कोई क्लोजिंग हो, जब साल के एंड में काम खत्म हो चुका है तो साइट पे कुछ क्लोजिंग रखने का मतलब अब नहीं बचता है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं मिलेंगे। ओके, और अगर मान लो कभी क्वेश्चन में दिया भी रहा तो आप लिख सकते हो बाय मटीरियल एट साइट और बाय प्लांट एट साइट, ये एक हो गया। या अगर आपने मान लो कोई सेल किया है तो बाय मटीरियल सोल्ड और बाय प्लांट सोल्ड, या आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इसका सारा मटेरियल उठा के किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, या इसी तरह से प्लांट को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप तो जानते हो ये कॉस्ट पे होगा, और असेट की कॉस्ट जो होती है वो WDV होती है। इसके बाद बाय, बताइए अब WIP लिखना है या नहीं लिखना है? क्योंकि ये लास्ट ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पे WIP किस मुंह से लिखोगे यार? वर्क इन प्रोसेस तो है ही नहीं। अब मैं जो है वो पार्टी का नाम क्रेडिट करूंगा यहाँ पे, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अभी तक तो वो जो भी पैसे मुझे दे रहा था वो एडवांस में जा रहा था, मैं पार्टी का नाम नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आपको WIP को छोड़ के अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी को क्रेडिट करना है। तो ये कब होगा? आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन यू विल क्रेडिट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये एक चेंज था जो मुझे बताना था, इसके लिए मैंने आपको नया एक लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाया है। ओके, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट आया, ठीक है। अब बताइए लास्ट ईयर है, क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है या नोशनल है?
अब किस बात का नोशनल? अब तो साल खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, अब क्या नोशनल? कोई इमेजिनरी नहीं है, कोई अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दिस इज एक्चुअल अमाउंट। ये जो लॉस होना था या प्रॉफिट होना था वो हो गया, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो आप यहां पे सीधा लिख दोगे टू कॉस्टिंग पी एंड एल, दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। और अगर इस साइड आ गया तो आप लिखोगे बाय कॉस्टिंग पी एंड एल, मतलब ये है आपका एक्चुअल लॉस, ये फाइनल है। ओके, तो ये लास्ट ईयर में हम इस तरह से अकाउंट बनाएंगे। होपफुली आपको समझ गया होगा कि कैसे हम एक फर्स्ट ईयर और एक लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको थोड़े चेंजेस करने हैं। अगर मान लो ये सेकेंड या थर्ड या कोई भी लास्ट ऐसा अदर देन फर्स्ट ईयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंसेज आएंगे, और अगर लास्ट ईयर है तो यहाँ पे आपको WIP की जगह पे कॉन्ट्रैक्टी को क्रेडिट करना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही रहने वाली हैं। डेप्रीसिएशन में ध्यान देना है, इधर आप प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग दिखा सकते हो, प्लांट मतलब जो भी मशीन्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ डेप्रीसिएशन दिखाइए, प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देखा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देख लिया, क्या क्या टर्म्स यूज होने वाले वो देख लिए। एक बार फटाफट जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लार्ज कंस्ट्रक्शन, इट इज अ लार्ज कंस्ट्रक्शन जॉब अंडरटेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, किसकी बुक में हम अकाउंटिंग करने वाले? कॉन्ट्रैक्टर की बुक में करने वाले हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टर की बुक में क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं? टर्म्स होंगे वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। हम पहले तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इट इज WIP। अब WIP मतलब काम चल रहा है, जितने काम का आपको सर्टिफिकेट मिल गया वो वर्क सर्टिफाइड, जिसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपने काम कर दिया था फिर भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड। और हम किसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड? जो काम आर्किटेक्ट या इंजीनियर के जाने के बाद और 31 मार्च के मतलब ईयर एंड के पहले हुआ है। ओके, अच्छा, तो जितना सर्टिफाई हो गया वो आप सेलिंग प्राइस पे दिखाओगे, बिकॉज सर्टिफिकेट मिलना मतलब एज गुड एज सेल्स, और जो सर्टिफाइड नहीं हुआ वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ओके, और इन दैट केस आप क्या करोगे? जैसे ही सर्टिफिकेट मिला, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फटाफट बिल बन गई 1500 करोड़ की, और बिल पहुँच गई गवर्नमेंट तक। गवर्नमेंट ने उसमें से सिर्फ 1200 करोड़ दिए, 300 करोड़ रिटेन कर लिए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रिटेंशन मनी का, और बाकी जो पैसा मिल गया दैट इज प्रोग्रेस पेमेंट और कैश रिसीव्ड। ओके, अच्छा, अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हमने देखा कि आपको नोशनल अकाउंट है, डेबिट साइड में सारे खर्चे दिखाने हैं, क्रेडिट साइड में मोस्टली क्लोजिंग स्टॉक और WIP ये दिखाना है आपको। फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा है तो नोशनल बताना है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो आपको एक्चुअल बताना है, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करना है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है फिर हम WIP को क्रेडिट नहीं करेंगे, फिर हम उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को हक से क्रेडिट कर सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आपका नाम मैं बुक्स में लेके आ रहा हूँ, आप पूरा पेमेंट कर दीजिए। उसके पहले वो जो भी पेमेंट कर रहा था वो एडवांस दिख रहा था, लेकिन अब एडवांस की बात नहीं, अब तो काम हो चुका है, अब आपका नाम मैं लेके आऊँगा, आप मुझे पैसे दीजिए। ओके, तो ये था एक पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के सम्स आने वाले हैं। तो ये 4 टाइप के जो सम्स हैं वो या तो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक ही साल की अकाउंटिंग, इसमें थोड़े एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगे। 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, थोड़े कम एडजस्टमेंट होंगे। मल्टीपल ईयर के आपको अकाउंट बनाने हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीपल ईयर, इसमें भी थोड़े कम एडजस्टमेंट्स होंगे, बस यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग आपको करना पड़ता है ईयर वाइज। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब आप ऑलरेडी 1 आध साल काम कर चुके हो और वहाँ से खड़े हो कि आप फ्यूचर देख रहे हो कि मेरा इतना खर्चा तो हो गया और कितना खर्चा होगा, मैं कितना कमाऊंगा, थोड़ी सी टेंशन आपको लगी हुई है, आप एस्टिमेशन करते रहते हैं। ओके, इंसान जो है वो प्रॉफिट के बारे में सोचता ही रहता है, एस्टिमेशन तो लगाता ही रहेगा। ओके, तो ये था अपना आज का टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें हम आगे सम्स भी करेंगे।